बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में जो फ़िज़िक्स की एक इम्पोर्टेंट बुक है कंसेप्ट्स ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स बाय आर्थर बाइज़र, उसका जो चैप्टर नंबर 4 है एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से उसके कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स जिनका स्टेटमेंट और सॉल्यूशंस है वो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारा पहला न्यूमेरिकल है व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द ब्रैकेट सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज़ की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपने मालूम करनी है। तो याद रखिएगा एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर आपने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो एनर्जी गैप वहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम एनर्जी गैप के लिए जो आपका क्या कहते हैं इनिशियल एनर्जी लेवल होगा वो इन्फिनिटी होगा, और जो आपको पता है ब्रैकेट सीरीज़ का जो फाइनल एनर्जी लेवल है वो होता है 4। तो जब ये वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में पुट करेंगे 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/nf स्केयर माइनस ni स्केयर। ठीक है, nf की जगह हम 4 का स्केयर लेंगे, ni की जगह इन्फिनिटी का स्केयर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 1/λ इज इक्वल टू आर रेडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 1/16। ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.096 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/16 की वैल्यू से। देन हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वेवलेंथ आती है 1.46 माइक्रोमीटर। तो ये जी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है आपकी ब्रैकेट सीरीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी गैप मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम एनर्जी गैप तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इनफाइनाइट से, यानी इनिशियल जो क्वांटम नंबर होगा वो एन आई इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, और एन एफ जो है पास्चन सीरीज़ के लिए वो 3 होता है। तो ये एक तरतीब है स्पेक्ट्रल सीरीज़ की, लेमन बाल्मर, उसके बाद पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज़। तो ये तरतीब से आप इनको याद रख सकते हैं कि फ़ाइनल स्टेट जो है किस सीरीज़ की कितनी होगी। सेम उसी तरीके से हमारे पास वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला है 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/nf स्केयर माइनस 1/ni स्केयर। इस फार्मूले के अंदर जो है हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, NF की जगह 3 का स्केयर लेंगे, NI की जगह इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वेवलेंथ आएगी 820.4 नैनोमीटर। तो ये है जी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द पास्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स फाइंड द क्वांटम नंबर दैट करेक्टराइजेज द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। अर्थ का मास दिया गया है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg। ऑर्बिटल रेडियस अर्थ का है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर, एंड ऑर्बिटल स्पीड इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। कि ज़मीन का वो क्वांटम नंबर फाउंड करना है, यानी जो ज़मीन सूरज के गिर्द जिस ऑर्बिट में घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, उस ऑर्बिट का क्वांटम नंबर क्या है, ये हमने फाइंड करना है जी। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ वुड बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच विद द मैस, ऑर्बिटल स्पीड एंड ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है जी, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट हम किस फार्मूले से करेंगे, mvr इज इक्वल टू एन एच कट। तो यहाँ से हमने क्योंकि n निकालना है क्वांटम नंबर, तो h कट जो है ये उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो mvr ओवर h कट आ जाएगा, वेयर n इज़ द क्वांटम नंबर दैट करेक्टराइजेज द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, h कट का जो फार्मूला होता है वो होता है h/2π। इसकी जब हम वैल्यू पुट करेंगे प्लांक्स कांस्टेंट की 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 डिवाइडेड बाई 2π, तो ये हमारे पास आंसर आएगा एच कट का 1.06 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जूल सेकेंड। ये एच कट की वैल्यू, एम की वैल्यू, वी की वैल्यू और आर की वैल्यू आपने ये इस एन फार्मूले में, क्वांटम नंबर वाले फार्मूले में पुट कर देनी है। ठीक है, तो जब आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, मास की वैल्यू, उसके बाद जो है वेलोसिटी की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू, उसके नीचे एच कट की वैल्यू, देन आपके पास जो आंसर आता है वो है जी 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻74। ये वो क्वांटम नंबर है ऑर्बिट का जिसके अंदर ज़मीन जो है सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कंपेयर द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन confined to a region of linear dimension and not with the momentum of an electron in ground state Bohr atom। ठीक है, कंपेयर द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लीनियर डायमेंशन यानी रेडियस ए नॉट के साथ जो है वो मूव कर रहा है,
उसका उसकी जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है उसको आपने कंपेयर करना है उस इलेक्ट्रॉन के साथ जो एक बोहर एटम यानी हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में मौजूद है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर टू पाई। ये एक बोहर का पास्टुलेट है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो एन की जगह 1 आएगा, तो एम वी आर इज इक्वल टू एच ओवर टू पाई। पैरामीटर हमें क्या दिया गया है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक लीनियर डायमेंशन में मूव कर रहा है, रेडियस जिसका है ए नॉट, तो आर इज इक्वल टू ए नॉट हो जाएगा। और उसका क्योंकि वो एक डायमेंशन में मूव कर रहा है तो वो लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, तो एम वी आर की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे अब, पी ए नॉट और इज इक्वल टू एच ओवर टू पाई। ठीक है, उसके बाद हम लीनियर मोमेंटम के लिए p इधर रखेंगे, ए नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके डिवाइड होगा, p इज इक्वल टू एच ओवर टू पाई ए नॉट। एच ओवर टू पाई बराबर होता है एच कट के, तो हम इसकी जगह एच कट ओवर ए नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम जो है उसका फार्मूला होता है डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी इज इक्वल टू एच का कट ओवर टू। पैरामीटर जो हमें दिया गया है वो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए नॉट दिया गया है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हम क्या निकालेंगे, डेल्टा एक्स की जगह हम पुट करेंगे ए नॉट, ए नॉट उस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट ओवर टू ए नॉट। ठीक है, अब अगर हम ये इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम में आ रहा है मोमेंटम, ये हमारा आ रहा है जी अनसर्टेनिटी आ रही है दूसरे के अंदर। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी इज़ हाफ। यहाँ आप देख सकते हैं ये इक्वेशन 2 में हाफ है, जब जो इक्वेशन 2 है वो इक्वेशन 1 का हाफ है। तो अनसर्टेनिटी जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो यही आएगा कि जो आपकी जो उस इलेक्ट्रॉन है जो एक लीनियर डायमेंशन मूव कर रहा है उसकी अनसर्टेनिटी मोमेंटम उस दूसरे इलेक्ट्रॉन जो कि एक हाइड्रोजन एटम या बोहर एटम में मौजूद है उसकी अनसर्टेनिटी और मोमेंटम का हाफ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट सपोज अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन वर हेल्ड टुगेदर इन अ हाइड्रोजन एटम बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस ओनली। Find the formula for energy levels of such atom, radius of its ground state, Bohr orbit, and its ionization energy in electron volt। कि आपने पहले पढ़ा कि एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ज़रिए जो है वो जोड़ के रखते हैं, बट यहाँ क्वेश्चन में स्टेटमेंट के मुताबिक कहा गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बजाय ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला आप यूज़ करो और देन आप जो है उस इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियस का फार्मूला, उसके एनर्जी लेवल का फार्मूला और आयनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला जो है वो कैलकुलेट करें। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथवे में ऑर्बिट कर रहा है जिसका रेडियस आर है, वेलोसिटी वी है। डायग्राम से आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वेलोसिटी इसकी वी है, इस सर्कल का रेडियस आर है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एम ई से ज़ाहिर किया, मास ऑफ प्रोटॉन को एम पी से ज़ाहिर किया। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या होगी आपकी, आप जानते हैं एम वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन का मास यूज़ करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एफ जी इज इक्वल टू जी एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन ओवर आर स्क्वायर। डायनामिक स्टेबिलिटी स्टेबल ऑर्बिट तब होता है जब यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस जो हैं ग्रेविटेशनल और सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगी। तो हम इन दोनों के फार्मूलाज को इक्वलाइज करेंगे, एम ई वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू जी ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ से हम वी स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे, आर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, कट जाएंगे, कैंसिल होने के बाद वी स्क्वायर का फार्मूला आएगा हमारे पास जी एम पी ओवर आर। अकॉर्डिंग टू बोहर्स पास्टुलेट द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर टू पाई, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई। हम दोनों साइड्स का स्केयर लेंगे, स्केयर लेने के बाद हमारे पास आएगा एम स्केयर वी स्केयर आर स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर ओवर फोर पाई स्केयर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्केयर फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, वी स्केयर जो आपने यहाँ इक्वेशन 1 में निकाली थी वो आपने यहाँ वैल्यू पुट करनी है। एम स्केयर इज इंटू आ जाएगा जी एम पी ओवर आर, आर स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर ओवर फोर पाई स्केयर। यहाँ से आपने जो है रेडियस का फार्मूला निकाल लेना है, एन स्केयर एच स्केयर ओवर फोर पाई स्केयर जी मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्केयर। ये जी रेडियस कैलकुलेट करने का फार्मूला है। यहाँ आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे, एन इज इक्वल टू 1 मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लैंक्स कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो रेडियस आएगा वो आपका आएगा 1.22 मल्टीप्लाई बाय 10⁻29 मीटर। सिमिलर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद जो एनर्जी लेवल का फार्मूला आता है वो है -2 पाई स्केयर जी मास ऑफ प्रोटॉन का स्केयर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का क्यूब डिवाइडेड बाय n² जब आप इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो एनर्जी जो है हमारे पास आती है -2.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आयनाइजेशन एनर्जी इसका पॉजिटिव साइन हो जाएगा, यानी आप इतनी एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उस ग्रेविटेशनल फोर्स के जो अट्रैक्शन है उससे निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। ठीक होगी बात। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, अ बीम ऑफ 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूज्ड टू बम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन, व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड। कि एक गैसियस हाइड्रोजन पे 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम है वो बम्बार्ड की गई है। कौन सी तो वो जो एटम है एक्साइट होने के बाद जब डी एक्साइट होगा तो डी एक्साइटेशन के दौरान वो किस किस किस्म की वेवलेंथ जो है वो एमिट करेगा। ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम का फार्मूला आप जानते हैं, En इज इक्वल टू -13.6 ओवर n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फार्मूला है। ठीक है। अब आप इसको मुख्तलिफ ऑर्बिट्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 1 के लिए आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इज इक्वल टू 2 लगाएंगे जब आप तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 लगाएंगे तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 लगाएंगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 लगाएंगे तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो द बीम ऑफ 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन एक्साइट द हाइड्रोजन टू एनी लेवल हुज एनर्जी इज लेस देन -0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस बात को ज़रा आपने समझना है, यहाँ आप कैलकुलेशन पे गौर कीजिएगा। एनर्जी ऑफ गैसियस हाइड्रोजन एटम है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो एटम आपका ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, एनर्जी लेवल 1 है उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो इलेक्ट्रॉन्स आप बम्बार्ड कर रहे हैं उन बम्बार्डेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेट एनर्जी जो है वो आपकी आ रही है -0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो उस एटम ने एक्साइट होकर वापस आना है तो वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में, या आप कह सकते हैं कि यानी जो नेट एनर्जी है वो -0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो एटम एक्साइट होके सिर्फ उन्हीं एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स में जा सकता है जिनकी एनर्जी -0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी। समझ आएगी बात की। तो यानी अगर आप ये देखें कि लेट सपोज वो एनर्जी लेवल 1 में एटम मौजूद था जिसकी एनर्जी है 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अब वो एक्साइट होके E2 में भी जा सकता है क्योंकि इसकी एनर्जी -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। E3 में भी जा सकता है, इसकी एनर्जी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। E4 में भी जा सकता है, इसकी एनर्जी -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। E5 में वो नहीं जा सकता क्योंकि इसकी एनर्जी है -0.54। हमारे पास टोटल एनर्जी उस एटम को मिलनी है वो है -0.6, और आपको पता है माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, यानी एनर्जी लेवल 5 की जो वैल्यू है वो है -0.54, वो जो है वो -0.6 से ज़्यादा है, इसलिए वो एटम एक्साइट होकर उस एनर्जी लेवल तक नहीं जा पाएगा। एटम एक्साइट होकर उसी एनर्जी लेवल तक जा पाएगा जिसकी एनर्जी -0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये 1 से 2 में भी जा सकता है, 2 से 3 में भी जा सकता है, ठीक है, 1 से 4 में भी जा सकता है, लेकिन 1 से ये 5 में नहीं जा पाएगा क्योंकि 5 एनर्जी लेवल की एनर्जी जो है वो -0.6 से ज़्यादा है। ठीक होगी बात। अब मान लें वो एक्साइट होकर 4 में गया या 3 में गया या 2 में गया तो उसने डी एक्साइटेशन करनी है, तो वो 4 से, ठीक है, 3 में भी आ सकता है, 4 से 2 में भी आ सकता है और 4 से 1 में भी आ सकता है। तो ये आपका पास्चन आएगा जब वो एनर्जी लेवल 3 में आएगा। ठीक है। इसके साथ साथ वो अगर मान लें कि वो एनर्जी लेवल 1 से एक्साइट होकर 3 में गया है तो वो 3 से 2 में भी आ सकता है, वापस 3 से 1 में भी आ सकता है। अगर वो जो है एक्साइट होकर एनर्जी लेवल 2 में गया है तो वो 2 से वापस 1 में आएगा, तो वहाँ आपको लेमन सीरीज़ मिलेगी। इस तरीके से आपको मुख्तलिफ सीरीज़ मिलती हैं। तो पॉसिबल ट्रांजिशंस क्या हैं, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 में आ सकता है, 4 से 2 में आ सकता है और 4 से 1 में आ सकता है। सिमिलरली 3 से 2 में आ सकता है, 3 से 1 में आ सकता है। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में भी आ सकता है। ठीक है। तो लेमन बाल्मर और पास्चन सीरीज़ आपको वेवलेंथ इसकी देखने को मिलेंगी।